स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे केंद्रीय कानून के संशोधन की, जिस बिल को पेश किया गया है। 130वां संविधान संशोधन होगा, लेकिन इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। उसके व्यूज लिए जाएंगे। सभी दलों के नेता वो सांसद होते हैं उसमें, और उसमें क्या निकल करके आता है, इसमें प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या केंद्रीय मंत्री हो, स्टेट्स के मिनिस्टर्स हो, अगर 1 महीने यानी कि 30 दिन जेल में रह जाते हैं तो स्वतः उनका पद चला जाएगा। आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, उनको समय भी लगा, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया। ये बिल कुछ ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया इस पे, यह कहकर कि केवल विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, उनके जहां सरकार है विपक्ष की, उन्हें टारगेट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हाउस चलने नहीं दिया गया और आखिर ये बिल जेपीसी के पास शिफ्ट किया गया है। 2 बिल और भी हैं, लेकिन मूल बात इसी बिल को लेकर के, क्योंकि ये संविधान में संशोधन होगा। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से संतोष अहलावत जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ रामनारायण मीना साहब हैं। दोनों ही पार्लियामेंट्रियन हैं, पूर्व सांसद, दोनों को ही असेंबली का भी एक्सपीरियंस है और पार्लियामेंट का भी है। तो हम उन्हीं से चर्चा करेंगे इस बिल के मायने और क्यों इसमें विपक्ष को ऐसा लग रहा है, जिसमें संदेह हो रहा है। क्योंकि देखिए, सरकारें स्थायी नहीं है किसी की भी। 5 साल के लिए आती हैं, 5 साल बाद में जनता के पास में जाती हैं। चुनाव में जिसको मैंडेट मिलता है वापस सरकार में आता है। तो विपक्ष क्यों इससे परेशान है और सत्ता पक्ष क्यों ये बिल लाना चाहता है, तो हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। अमित शाह के उस बयान को भी मैं कोट करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सभी के लिए लागू है। और मैं जब मेरे पर आरोप लगा था, मैं अरेस्ट हुआ था, मैंने पद से रिजाइन कर दिया था। और जब तक मैंने पद नहीं लिया, जब तक मैं पूरी तरह से इससे पाक साफ नहीं हो गया, यानी कि मैं इससे बरी नहीं हो गया। तो चलिए चर्चा शुरू करेंगे। मैं रामनारायण जी का रुख करना चाहूंगा। सर, आपके पास में आना चाहूंगा इस बिल से। चले, उनके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, मैं जब तक संतोष अहलावत जी का रुख करना चाहूंगा। मैम, क्या आवश्यकता लग रही है आपको कि ये सरकार बिल लेकर के आई है? देखिए, मेरे तो एक बात समझ में नहीं आई कि करप्शन पे एक तरफ से रोक लगाने का बिल अगर आ रहा है और इस परिधि में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री सब आ रहे हैं, और सब मीन्स सब बोले तो सभी दलों के लोग होंगे ना। कांग्रेस के ही तो सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बनते नहीं है। स्टेट में देख लीजिए कहाँ सरकारें, हमारी भी तो सरकार है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि कांग्रेस के या अन्य दलों के लोगों पे ही होगी ये कार्रवाई? तमाम लिखा है ना, तमाम लोगों पे होगी ना। तो इतनी बौखलाहट और घबराहट और हर बात में विरोध मेरी समझ से परे है कि ऐसा क्या कह दिया जिससे ये पेपर फाड़ के फेंकने का काम, चिल्लाने का काम, हाउस नहीं चलने देने का काम। आप देख रहे हैं, एक दिन भी ये इतनी ताकत चीखने चिल्लाने में लगा रहे हैं, उतनी किसानों की आवाज उठाई होती,
देश की योजनाओं की बात करी होती, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस की बात करी होती, तो आनंद नहीं आ जाता। पर उनको पता नहीं, हर चीज में ना बोलने का आदत पड़ गई है, हर चीज का विरोध करने की आदत पड़ गई है। आपने स्वयं ही अभी एक बात कही है, और देश के सामने ये तो उदाहरण है कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपना इस्तीफा दिया था, और कोर्ट से जब तक बरी नहीं हो गए थे, कोई संवैधानिक पद उन्होंने नहीं लिया था। इसके ठीक विपरीत दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्या इस्तीफा दिया? तो ऑटोमेटिकली देखिए, अगर कोई जेल 31 दिन गया है तो या तो हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, अदरवाइज तो हटा हुआ माना जाएगा। इट इज अ वेरी गुड लॉ, आई थिंक नीड है इस चीज की, क्योंकि बड़े लोग ऐसे तो करप्शन करते रहेंगे, जेल जाते रहेंगे, वापस आते रहेंगे, उन्हीं पदों पर बैठते रहेंगे, तो कहीं तो कोई अंत होना चाहिए। पर मुझे कांग्रेस का रवैया सच पूछिए तो बड़ा ही अचंभित करने वाला लग रहा है। जी, मैं चलिए जवाब दिलवाता हूं। रामनारायण जी, सुना अभी आपने संतोष जी को। बीजेपी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी के मैटर को लेकर के भी एक उदाहरण पेश हो रहा है कि उन पे चार्जेस लगे, लेकिन बावजूद उसके वो पद पे बने रहे। तो ऐसे में कहीं तो कुछ लगाम लगनी चाहिए। ये अलग अलग साल में अलग अलग चीज हुई है। गृह मंत्री जी गुजरात में मंत्री थे, इस्तीफा दिया, ऐसा ही है। झारखंड में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, अपना मुख्यमंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल जी ने, ये व्यक्ति से होता है, हम हर चीज को पार्टी पे नहीं डाल सकते। हम पाकिस्तान से कंपैरिजन करते हैं, सांप्रदायिकता कह रहा है। कुछ मामलों में पाकिस्तान हमसे बहुत आगे हो गया है और हम हर जगह धोखा खा रहे हैं। तो ये कानून जो बन रहा है वो प्रजातांत्रिक है या नहीं है, मुख्य बात ये है। आज कोई सत्ता पे हो, पार्टी का सवाल नहीं, सवाल ये है कि जो कानून बनाया जा रहा है वो पार्टी के मुखिया के द्वारा होता है। पार्टी का मुखिया बदल जाए, अटल बिहारी वाजपेयी थे पार्टी के मुखिया थे, उनकी सोच अलग थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच अलग है। तो ये जो आ रहा है, इसमें क्या नीड थी, क्या करप्शन से मुक्त के लिए देश को कर रहे हैं? तो फिर इतनी बड़ी बड़ी आपके जिंक स्मेल्टर बेचा 450 करोड़ में, इसमें माल ही पड़ा हुआ था 1200 करोड़ का रॉ मटेरियल, आपका बोकारो बेचा। तो ये जो करप्शन हो रहा है बड़ी लेवल पे, जो हजारों हजारों करोड़ का है, तो उसको कौन पकड़ेगा? और सत्ता का आने वाला विपक्ष हमेशा ये कहते हैं कि इस भ्रष्टाचार को हम रोकें। आज दिन तक किसी ने कोई केस रजिस्टर करवाया? वीरेंद्र सिंह जी कहते थे मुंह से हाथ निकाल कर, योगेंद्र जी, मुद्दे पे बात नहीं करनी चाहिए अपन को। नहीं, मुद्दे पे होती है वो। आपने अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया, इसलिए करना नहीं, पड़ा। वो मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ये जो कानून है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी? क्या देश के हित में है या व्यक्तिगत अहम को तुष्ट करने के लिए है, या देश को नई दिशा लेने के लिए? और जेपीसी का जो भेजा है, ठीक है, समय लगेगा, लेकिन जेपीसी में वही होता है जो गवर्नमेंट की इच्छा होती है, क्योंकि जेपीसी के मेंबर्स वो बहुमत में सत्ताधारी पार्टी के होते हैं, शासन में रहते हैं। तो वो जेपीसी तो वही करेगी जो गवर्नमेंट चाहेगी, और गवर्नमेंट जिसकी भी रहेगी जेपीसी वैसा वैसा उदाहरण देगी। इसलिए मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत फिलहाल नहीं थी। फिर प्रजातंत्र का मतलब ही क्या? आज अफसरशाही इतनी हावी है, किसी के खिलाफ मुकदमा चला दो, सुप्रीम कोर्ट तक आपको बहुत महीने तक जमानत ही नहीं होनी है तो उसको हटा देंगे। तो आपका कानून भी तो लचीला है, आपके कोर्ट्स में जजेस नहीं है, लोअर कोर्ट बहुत से वैकेंसी खाली पड़े हैं। हम पहले उस मुकाबले में तो आए ताकि न्याय मिल सके और सही स्थिति में हम पहुंच सके। जी योगेंद्र जी, चलिए मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास में। हमारे साथ एक ही जैन साहब जुड़ गए हैं, विधिवेता हैं। सर बिल आपने भी देखा होगा, इसका जो नाम दिया गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 1963 का था। इसमें कहीं ये प्रावधान नहीं है कि हायर पोजीशन में जो लोग बैठे हैं पॉलिटिकली सरकार में, उन लोगों का एक टाइम पीरियड के तक, क्योंकि कर्मचारी इतने टाइम तक अगर हिरासत या जेल में रहता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, अधिकारी को भी कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे मुद्दों पर जब तक सजा का ऐलान नहीं हो जाता है तब तक
उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाता। अब 30 दिन में या तो रिजाइन करिए, नहीं तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं इस बिल को, क्योंकि इस पे काफी विवाद भी है। देखिए, जो संशोधन 130वां संतोष जी थोड़े से पीछे हो जाइए, आप संतोष जी थोड़े से पीछे, क्योंकि आपका फोरहेड कट रहा है। क्योंकि इस मामले में जी मैंने जो हाँ। कानून पढ़ा है, अभी जो संशोधन हुआ वो पढ़ा है, इसमें जी। ये तो लिखा है कि अगर 30 दिन में वो खुद पद नहीं छोड़ता, 31वें दिन उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, कंसर्न हाँ। उसके हायर अथॉरिटीज द्वारा, गवर्नर द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। परंतु ये बर्खास्तगी कब तक रहेगी, इस विषय में चुप्पी है। क्या जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा उसको वापस नियुक्त किया जा सकता है, या सजा होने तक उसका इंतजार किया जाएगा? ये जानबूझकर लेक्यूना छोड़ा गया है। ये इसलिए छोड़ा गया है कि जिस आदमी को चाहे उस आदमी को, क्योंकि जिस भी सरकार के राष्ट्रपति होंगे, जिस भी सरकार के राज्यपाल होंगे, वो मंत्री, क्योंकि चाहे ये नियुक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कहने से होती है, पर अथॉरिटी राज्यपाल या राष्ट्रपति है, जिनके प्रमाद पर्याप्तर ये पद पर बने रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये एक बड़ा सा लेक्यूना छोड़ा गया है कि ये जो पद छोड़ा जाएगा, ये कितने दिन के लिए छोड़ा जाएगा। सामान्यतः गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ये नियम है कि अगर वो 48 घंटे तक न्यायिक अभिरक्षा में या पुलिस अभिरक्षा में रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि उन्हें अपने कर्तव्य से निलंबित कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो भी उच्च अधिकारी होती है वो निलंबन कब समाप्त किया जाए इसका निर्णय वो बाद में लेंगे। पर यहाँ ये इस विषय में चुप्पी रखी गई है। ये एक अपने आप में अजीब सा प्रश्न है कि भाई अगर आपने गिरफ्तारी को ही आधार बनाया है तो ये 30 दिन का क्राइटेरिया क्यों? यदि लोक सेवक ये हैं, मंत्री लोक सेवक होता है, मुख्यमंत्री लोक सेवक होता है, प्रधानमंत्री लोक सेवक होता है, जिसे भारतीय न्याय संहिता और बीएनएस से जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता थी उनके तहत धारा उसके तहत प्रोटेक्शन मिलता है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले अनुमति ली जाए या प्रसंज्ञान लेने से पहले अनुमति ली जाए। अगर वो कर्तव्य के निर्वहन में ऐसा कोई तो फिर उन पर उनके लिए ये नियम क्यों नहीं लगाया जाता कि गिरफ्तार होने के अगर 48 घंटे वो अभिरक्षा में रहे तो उन्हें पद से निलंबित माना जाएगा, और उसके बाद वो जब वो बाहर आ जाते हैं या तो निलंबन कब समाप्त होगा ये जैसा भी राष्ट्रपति या राज्यपाल या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी हो वो तय करें। तो ये अपने आप में एक अजीब सी स्थिति छोड़ी गई है कि जानबूझकर कि 30 दिन तक अगर वो नहीं हटते हैं तो 31वें दिन उनको हटा दिया जाएगा, और उसके बाद लिया कब जाएगा इस विषय में चुप्पी है। अर्थात 31वें दिन हटाकर 32वें दिन उनको पुनः नियुक्ति कर दी जाए तो उस पर कोई रोक नहीं। और पुनर्नियुक्ति कौन करेगा? जो सत्ता में बैठा हुआ है, जो केंद्र की सत्ता में है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि इस कानून का उद्देश्य वास्तव में सच्चता लाना नहीं होकर राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना भी हो सकता है। क्योंकि अगर ये होता तो स्पष्ट होता कि आप 48 घंटे के अंदर अपने पद से निलंबित माने जाएंगे, और उसके बाद दोबारा तब माना जाएगा जब जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो वो वापस आपको उस पद के लिए माने। तो ये एक अजीब सा लेकुना छोड़ा गया। दूसरी चीज, ये पहली बार हुआ है कि ऐसा कानून लाने की जरूरत पड़ रही है। पिछले 3 साल 4 साल 5 साल को छोड़ दें तो उससे पहले तक तो स्थिति ये थी कि कोई भी मंत्री किसी भी दल का रहो, बहुत दलों के उदाहरण हमने देखे हैं, उन पर आरोप लगता था या आपराधिक मुकदमा दर्ज होता और गिरफ्तारी की नौबत आती थी तो गिरफ्तारी से पहले ही वो इस्तीफा दे देते। हेमंत सोरेन तक की स्थिति ये बरकरार रही है। हिंदुस्तान के वर्तमान गृह मंत्री भी गिरफ्तारी से पहले उन्हें गुजरात में मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, और ये भी स्थिति रही है चाहे माधवराव सिंधिया हो या लालकृष्ण अडवाणी हो कि हवाला जैन हवाला डायरी में उनका नाम आया तो उन्होंने पद छोड़ दिए थे, और जब क्लियर हुए तब वो वापस पदों पर आए। इन परिस्थितियों में क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से तो शक्तियों का दुरुपयोग किया जाएगा या इस तरीके से हमारे राजनेता निर्लज्ज हो जाएंगे कि वो किसी भी कीमत पर पद को नहीं छोड़ेंगे। तो पैसी दृष्टि में कानून का सबसे बड़ी बात तो इस कानून में 30 दिन का प्रावधान रखना अपने आप में ही एक नियत पे शक करता है, क्योंकि हिंदुस्तान में 2000 प्रावधान ऐसे हैं जहां पर 5 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, और यूएपीए, ईडी के प्रावधान, इनकम टैक्स के प्रावधान, कई एनडीपीएस के कई कानून ऐसे हैं जिसमें जमानत तब दी जाती है जब
अभियुक्त ये साबित कर दे कि वो दोषी नहीं है। अर्थात इन मामलों में 30 दिन में जमानत होना लगभग असंभव है। तो इस बात की भी संभावना है कि ऐसे अपराध लगा दिए जाएं जिसमें कि 30 दिन में जमानत होना नॉर्मल कोर्स में संभव ही नहीं हो। जो कई मामले ऐसे हैं जहाँ 30 दिन तक तो अब पुलिस कस्टडी लेने की शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं नए संशोधन में। तो ये इसका दुरुपयोग की भी संभावना। और प्रश्न ये है कि जो सामान्य नियम एक आम लोक सेवक पर लागू होते हैं वही प्रत्येक लोक सेवक पर लागू होने चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। 48 के घंटे के अंदर अंदर उनको निलंबित कर देना चाहिए और ये निलंबन तब तक रहना चाहिए जब तक कि मामला निमट नहीं जाए। बिल्कुल, कायदा तो यही है, लेकिन बिल लेकर के आए। अब मैं संतोष जी आपके पास में आना चाहूंगा। जेपीसी के पास में भेज दिया गया। जेपीसी में देखिए पावर में सरकारी होती है। अभी जैन साहब जो कह रहे हैं कि फिर इसमें होगा क्या उनको वापस अपॉइंटमेंट हो? क्योंकि अभी होता क्या है कि मेयर या सभापति या नगर पालिका में या प्रधान जिला प्रमुख, इसमें भी यही होता है। चॉइस ऑफ गवर्नमेंट जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी। तो हमारे मन में जो सवाल चलने लाजमी है कि ये लकुना रह गया, ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो ये नौबत भी जैसा कि जैन साहब ने बताया कि अब आई है। अन्यथा लोग नैतिकता के आधार पे कायदा तो यही है, देना ही इस्तीफा चाहिए। दे देते थे, तो नहीं दिया, जेल से बाहर आए, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। तो कहीं ना कहीं रोकेंगे कि नहीं इन चीजों को अपन? ये कोई ऐसा हम नहीं कह रहे कि आपके किसी प्रत्याशी ने ऐसा किया, कोई भी कर सकता है, किसी भी दल का आदमी कर सकता है। और इस क्राइटेरिया में तो सभी दल आएंगे ना, राजनीतिक सभी दलों पे इक्वली लागू होगी ये बात। तो अब बिल रखा है, उसमें क्या खामियां हैं, क्या और जोड़ना चाहिए, क्या घटाना चाहिए, इस सब के लिए तो कमेटी के पास जाते हैं। कमेटी उस पर चर्चा करती है, उसमें सब दलों के लोग होते हैं। अभी हमारे रामनारायण जी भाई साहब ने बोला कि इनके ही लोग हैं वहां। रामनारायण जी, आप तो पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, आपको मालूम है कि कमेटी में सब दलों के लोग होते हैं और चर्चा परिचर्चा भी होती है। बहुत सारे सुधार भी आते हैं, सजेशंस आते हैं, उनको कुछ जो उचित लगे उनको अडॉप्ट भी किया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट ये कह देता है कि दोषी करार दे दिया है, तो चाहे भले ही प्रधानमंत्री जी चाहें या राज्यपाल चाहें या फिर हमारे राष्ट्रपति चाहें, तो भी नहीं हो पाएगा। तो ये तो जो बातें आपके मन में शंकाएं पैदा कर रही हैं, ये लाजमी है, आपके मन में आ रही है, औरों के मन में भी आ रही होंगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि महती आवश्यकता है, क्योंकि आपने स्वयं भी बोला है और मैं भी महसूस करती हूँ और आम जन भी महसूस करता है कि सत्ता की लोलुपता, कुर्सी पर का अधिकार, मजा जिसको कहते हैं, वो इतना ज्यादा है कि उसमें नैतिकता ताक पे रखी जाती है आजकल। और आपके सामने ताजा उदाहरण है इस बात की। मैं समझती हूँ बहुत जरूरी समय की मांग के अनुसार ये बिल रखा है और पारित होना चाहिए। मेरा मानना, मैं एक किसी सत्ता की कैंडिडेट हूँ या उसकी सदस्य हूँ इस नाते नहीं कह रही हूँ, मैं पार्लियामेंट्री रह चुकी हूँ, तो मैं महसूस करती हूँ इस चीज को कि ऐसा होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ऐसे ही जैसे जैन साहब ने बताया, उदाहरण भी है हमारे पब्लिक डोमेन में है कि जिन पे आरोप लगे उन्होंने रिजाइन किया और रिजाइन के बाद में बाकायदा जब एक अदालत से फैसला आया हो, उसके बाद में उन लोगों ने वापस से पद पे बैठे। कायदा तो यही है कि नैतिकता होनी चाहिए कि अगर किसी पे आरोप लग रहा है, लेकिन आरोप का भी आजकल ऐसे नहीं है कि किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा दो, कुछ भी केस लगा दो, आप रिजाइन कर दो। उसकी को सत्यता भी होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए। कई लोग बरी होकर के आते हैं, हम भी समाचार पत्रों के हेडलाइंस में तो देते हैं कि गिरफ्तार हुआ, जब छूटता है तो अंदर देते हैं छोटा सा कि वो रिहा हुआ। तो ये एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि कितने दिन के वो बाहर होगा। और हो सकता है कि जेपीसी में जब इस मैटर को भेजा है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो इस पर डिबेट हुई नहीं है, वहां लोग चर्चा भी करेंगे, बुद्धिजीवी हैं, देश का नेतृत्व करते हैं जो लोग वहां बैठते हैं, वो हो सकता है कि इस पर गौर करें कि हमें कुछ इसमें क्लियरिटी करनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट किसी की भी हो और एक नजीर पेश की जा सके। बात तो सही है कि करप्शन के चार्जेस लगते हैं,
अब वो नैतिकता नहीं बची है कि नैतिकता के आधार पे आप रिजाइन कर दो। सामने वाले से तो अपेक्षा करते हो, खुद नहीं करेंगे कोई, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो। वो नैतिकता का एक अभाव काफी देखा जाता है। और नहीं तो करनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ मामला सामने आ गया, आपके स्टेट में एफआईआर दर्ज हुई है तो आपको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन द्वेषतापूर्ण तरीके से अगर आरोप लगते हैं, उसकी बात मैं नहीं कहूंगा। मैं रामनारायण जी आपका रुख करना चाहूंगा। तो वाकई ये नैतिकता खत्म हो रही है तो सरकार को बिल लाना पड़ा। देखिए वीरेंद्र जी, सही स्थिति तो ये है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा क्यों दिया? कोई कानून नहीं था। लेकिन जब से जयललिता को किसी पर्टिकुलर पार्टी ने अपने में शामिल किया, तब से करप्शन का मामला चालू हुआ। आप पुरानी बातें देखिए, माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया। राजस्थान में भीलवाड़ा के शर्मा जी मिनिस्टर थे, छोटी सी बात में उन्होंने इस्तीफा दिया। हर जगह इस्तीफे होते हैं, लेकिन आज तो इसके बारे में कुछ कहना ही उल्टा अनैतिकता मानी जाती है। उच्च आदर्श आज नहीं रहे हैं जो पहले थे। आज जजेस पॉलिटिकली अपॉइंटेड होते हैं, पहले नहीं होते थे। आज चीफ मिनिस्टर के द्वारा जिस तरह से होता है, जो इनका सिस्टम है, जुडिशरी भी पॉलिटिकलाइज हो गई है। जब से अफसर्स भी पॉलिटिकलाइज हो गए, जब से ये अफसर्स इन्होंने किया है, उच्च आदर्शों की बात करके शामिल किए हैं, कम से 300 अफसर हैं, 2 साल तक इन्होंने किया, 150। तो अब जिस तरह से राजनीति और आदर्श खत्म हो गए, तो अब ये कानून लाए, लेकिन फिर भी ये जिम्मेदारी कानून लाने वालों की है तो देश के सामने क्वेश्चन नहीं रखे, पार्टी कोई सी भी हो। ये कहना कि मैं मेरी पार्टी कोई काम करती, ऐसा नहीं है। हाँ, आप ये स्थिति पैदा होगी, पहले डिस्कशंस होता था पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ज्यादा दिन चलती थी, असेंबली ज्यादा दिन चलती थी। आज तो संतोष जी ने सबसे पहले वही तो कहा था कि अगर चर्चा होती, बहस होती तो इसमें से कुछ निष्कर्ष निकल करके आता। अब इनका आरोप है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि बहस हो। आज बहुमत के आधार पर स्पीकर हो, किसी पार्टी का हो, कोई भी हो, तो सत्ताधारी पार्टी का होता है, वो हाँ पक्ष जीता, इसके अलावा जनता को कोई पता नहीं, उसमें डिस्कशन नहीं होता है, जनता कुछ नहीं करती। मैं शासकीय दल का हूं तो मैं कहूंगा मेरी पार्टी जीत गई, अच्छा किया, बोले उसमें कितनी खामी हो। इसलिए भी क्लीन एंड आना चाहिए। गवर्नमेंट ये नहीं है, अफसर नहीं है, ये पॉलिटिशियंस के ऊपर है, सरकार चलाने वालों के ऊपर है। प्रधानमंत्री साधारण बात है क्या? कोई भी अधिकारी, कोई भी जज एक थप्पड़ मारने वाले कांड पे ऑन द वेरी डे जमानत ले लेते हैं, और 1 और 6 महीने तक जमानत नहीं होती। राजस्थान की कैसे? आज भी जेल में जिन्होंने थप्पड़ मारा किसी अफसर को, और वो भी है जिन्होंने थप्पड़ ही नहीं मारा, उनके हाथ पांव तोड़ दिए, उनकी जमानत उसी दिन हो गई। इसलिए आज राजस्थान में ही नहीं, हिंदुस्तान में जो स्थिति चल रही है, वो हम उच्च आदर्श की बात करते हैं, हो क्या रहा है? तो ये प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, देश के शासन चलाने वालों को कोई पार्टी हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। करना आसान है, उसको निभाना और उसके आधार पर चलना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये अफसर नहीं है, एक अफसर बदल जाएगा, दूसरा अफसर आ जाएगा। ये पॉलिसी, आप सरकार पॉलिसी डिसाइड करती है, प्रधानमंत्री पॉलिसी डिसाइड करता है। मैंने जैसा आपसे कहा, एक ही पार्टी के 2 प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, ऐसे कांग्रेस में हुआ है, तो अलग अलग विचारधारा। पॉलिसीज के आधार पे राज चलता है। ये पॉलिसीज कैसे करेंगे? अफसर नहीं है, हाँ, ये अफसर का मामला नहीं है। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि इस कानून को लाने से पहले सोचना चाहिए था, शायद वो सोच नहीं पाए। और जेपीसी में तो चेयरमैन वही लिखेगा जो उसकी इच्छा होगी, तो बहुमत। चलिए मैं जैन साहब का रुख करना चाहूंगा। योगेंद्र जी, जैन साहब के बोलने से पहले, योगेंद्र जी, जैन साहब के बोलने से पहले एक लाइन बोलना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ कि कोई बिल हाउस में रखा जाता है, फिर विपक्ष चाहे तो उस पर डिबेट कराए, उस पर विचार विमर्श हो, उसके सजेशंस आए, उसकी कमियां बताई, लेकिन ये सब करने से पहले ही नहीं करो नहीं करो नहीं करो, इसमें तुम्हारी मनसा ये है, इसमें तुम्हारी मनसा ये है। आईना तो अपनी शक्ल दिखाता है ना, तो मन में चल रहा होगा ये सब कुछ। मैं एक बात जैन साहब थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल इसी पोजीशन में रहिएगा, क्योंकि आपका फॉरवर्ड कट जाता है। जी जैन साहब, आपके पास में आपने एक तो चीज बताई, क्योंकि आपने पढ़ा है बिल को, और उसमें देख करके जो लग रहा था, मैंने कुछ आउटलाइंस किसी ने दिल्ली से भेजी, उनको मैंने पढ़ा जो आप बता रहे हैं वो। अब क्या लगता है आपको कि वाकई इस पे खुल करके चर्चा होने, क्योंकि संविधान में संशोधन है, छोटी बात नहीं है ये कि उसके बाद में वापस से ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। एक क्लियरिटी के साथ में कुछ आना चाहिए इसमें, या सुझाव पब्लिक से भी जाने चाहिए।
बिल्कुल आप मैं जो कहने वाला था वो बात आपने कह दी कि पहले परंपरा थी कि कोई भी लेजिस्लेशन एक ऐसी चीज है जिससे पूरा हिंदुस्तान प्रभावित होता है। पहले एक परंपरा थी कि कोई भी कानून जो जनता के अधिकारों को या किसी को भी प्रभावित कर रहा हो उसको पहले सभी क्षेत्रों में सर्कुलेट किया जाता था, वहां पर विचार विमर्श मांगे जाते थे, ओपिनियन मांगे जाते थे और उसके बाद उसका ड्राफ्ट बनकर पार्लियामेंट में या असेंबली में जहां भी हो वहां पेश होता था और फिर उस पर फिर पुनः डिस्कशंस होता था। डिस्कशंस में कई बार ऐसा लगता था तो जेपीसी को भेज दिया जाता था। आप याद करके बताएं कि पिछले सालों में कितनी बार ऐसा हुआ कि जनता से सुझाव मांगे गए हों बनने वाले कि हम ये बिल लाने वाले हैं, ये हमारा प्रपोजल से आप अपने अपने सुझाव दीजिए कि क्या करना चाहिए। पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, बार काउंसिल्स में, बार एसोसिएशंस में विचार के लिए भेजे जाते थे, सुझाव मांगे जाते थे। जब एक दिन में 10 विधेयक बिना डिस्कशन के पारित कर दिए जाएंगे और हम कहेंगे कि वी बिलीव द इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर, तो इसको क्या कहा जाएगा। राजस्थान में ऐसा भी हुआ है जब एक दिन में 50 विधेयक बिना डिस्कशन के पारित हो गए। इसको क्या कहा जाएगा। लेजिस्लेचर का काम क्या है, जनता के लिए कानून बनाना। क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर आजकल राजनीति की बजाय कानून बनाने के कुछ 20% भी समय अपना कानून बनाने में लगा रहे हैं अपना, ऐसे कानून जो हिंदुस्तान की जनता को प्रभावित कर रहे हैं। मेरे साथ 2 सांसद बैठे हुए हैं, बता दें कि कब कितना कानून पर डिस्कशंस होता है। ऐसे कानून जो हर आदमी को प्रभावित करते हैं उनमें जो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो ड्राफ्ट बना के भेजते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जैसा भी ड्राफ्ट बना के भेजते हैं, बिना डिस्कशंस के शोर शराबे के अंदर सारे के सारे बरसों से पारित हो जाते हैं और फिर उन कानूनों का क्या हश्र होगा, ये बात है। तो इसमें अब मैंने पहली बात ही कही कि आपने ये तो लिख दिया कि 31वें दिन उसको बर्खास्त कर दिया जाए। तो ये बर्खास्तगी की सीमा कितने दिन की है, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, वो टेम्परेरी बर्खास्त है। आज उसे बर्खास्त किया, कल उसे वापस लिया जा सकता है। उस पर चार्जेस प्रूव होंगे तो नहीं लिया जाएगा। कहाँ है इस संशोधन में चार्जेस? तो करने तो दीजिए, चर्चा तो की नहीं पटल। चार्जेस प्रूव होने वाला। देखिए जैन साहब आप बार बार बोल रहे हैं, मुझसे आपने एक सवाल पूछा एक्ट में है जब वो कहते हैं कि 2 साल की सजा, 2 साल या 2 साल की अधिक सजा हो जाए, देखिए तो उसी दिन से लिए वो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। देखिए विपक्ष में जैन साहब हम भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है हम विपक्ष में नहीं बैठे। नहीं है बात कानून बनाने नहीं, मैं बात आपसे दूसरा करना चाह रही हूँ। बनाया है आपने ऐसा माहौल देखा क्या? जानने वाला उसकी ड्यूटी है। इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो सस्पेंशन है या बर्खास्तगी है, जैन साहब आपने बहुत सरकारें देखी हैं। जैन साहब प्लीज, आपने बहुत सरकारें देखी हैं, आपने पक्ष विपक्ष देखे हैं, आपने लंबे टाइम राज करते लोगों को देखा है। क्या आपने ऐसे हालात देखे हैं कि जिस दिन सदन स्टार्ट हुआ उस दिन से आज दिन तक कोई भी जन उपयोगी मुद्दा डिस्कस ही नहीं होने दिया? क्या इतना वक्त देश का खराब होते देखा आपने? आप तो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं और अच्छी बात है कि आपको सब जानकारियां हैं और चिंतित हैं आप। मैं भी इस बात से बड़ा कंसर्न रखती हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि किसी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में समय कम है। मैं बस एक बात 30 सेकंड आपने जो बात कही है मैं जैन साहब से उसका उत्तर दिलवा देता हूं। वन नेशन में एक बात सुने मेरी, समय हो चुका, हम लोग 3 मिनट ऊपर चले गए हैं। जी जैन साहब आपसे सवाल किया मैडम ने। आपने संतोष जी ने जो बात की, वैसे तो अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो इसका जवाब तो पार्लियामेंट में बैठे लोग ही दे सकते हैं। बाहर बैठा और दोनों दल क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट सत्ता पक्ष का कोऑपरेट करना विपक्ष का काम है कि पार्लियामेंट में कितने समय पार्लियामेंट चलती है। वो 1952 में कितनी चलती थी और 2025 में उन समय चलने वाली समय में कितना अंतर आ गया, कितने दिन। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, बिल्कुल ये चिंता वाजिब है। और सबसे पहली बात तो है कि पार्लियामेंट ही चलनी चाहिए और पार्लियामेंट चलना नहीं चाहिए, वहां पे दिखाई भी देना चाहिए कि हाँ वाकई जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। नए कानून जो बनाए जा रहे हैं वो वाकई खुल करके विचारों के साथ में बनाए जा रहे, ये भी झलक दिखनी चाहिए। केवल एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए कि हमने हाउस नहीं चलने दिया और हमने अगर चलाना है तो उनको आना चाहिए हमसे चर्चा करने के लिए, ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि गतिरोध तोड़ने का जिम्मा सत्ता पक्ष का ज्यादा बनता है। फ्लोर मैनेजमेंट उनका है, हाउस उनको चलाना है। विपक्ष के पास में आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं होता उनके खजाने में। लेकिन कुछ मुद्दों को बैठ करके निपटाने के साथ में उस पर सहमति बना करके हाउस को चलने देना चाहिए। हाउस से कुछ नहीं होगा, आपका समय जा रहा है। अभी जैसे जैन साहब ने कहा कि कहाँ 52 के अंदर बहस हुआ करती थी कितने टाइम की, और उसके बाद आज कितने दिन की बहस होने लग गई। तो मुझे लगता है कि ये चीजें कि गिना चुना तो आजकल समय मिलता है, उसमें भी अगर इसी तरह से जाया हंगामे की भेंट चढ़ गई सदन, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। ऐसा क्या गतिरोध हो गया जो सत्ता पक्ष और दोनों के बीच डायलॉग नहीं हो पा रहा और उसे तोड़ा नहीं जा रहा। चले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।